Hello, student. Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. वॉइस क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट, वेरी गुड. तो चलिए कल की लास्ट क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं. लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी अपना फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर लिया है और अब हमें स्टार्ट करना था थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ऐसे ही करना था. Yes. चलिए, तो ये हमने लास्ट टाइम पे देखा था केपलरी वाला, ये सब हम देख लिए थे, है ना. रेडियस वगैरह कितनी आएगी, ये सब कितना आएगा, केपलरी राइज फॉल जो होगा वो सब हमने देखा था. ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स से. तो थर्मोडायनेमिक्स देखो, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे आप लोग. इसमें कुछ पोर्शन तो जो है गैस से रिलेटेड आएगा, जहाँ पे हम गैस के एक्सपेंशन उसको हीट करेंगे, वो सब देखेंगे. एक पोर्शन इसमें आएगा जो हम थर्मल एक्सपेंशन वगैरह देखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन हमारा कितना होता है, क्या होता है. और लास्ट में एक पोर्शन आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि अच्छा, इसमें कैलोरीमेट्री वगैरह भी आएगा शुरू में हमारा. कैलोरीमेट्री मतलब कि जैसे हमने बर्फ में पानी मिला दिया, गर्म पानी, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, या एक गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला दिया, टेम्परेचर कितना होगा, है ना. तो वो सब उसका मेजरमेंट जो है, कितनी हीट लॉस करी पानी ने, बर्फ ने कितनी गेन करी, कैलोरीमेट्री, वो सब आएगा, है ना. और लास्ट में जब पोर्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा उस गैस वगैरह के बारे में, फिर लास्ट में आपका रेडिएशंस वगैरह के रिलेटेड आएगा कि जो रेडिएशन होते हैं, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं, बाकी रेडिएशन आ रहे हैं, उनके लिए कौन से प्रिंसिपल हमारे लगते हैं थर्मोडायनेमिक्स के. तो वो सब हम इसमें देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करते हैं, पहले हम सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बेसिक में हम देखते हैं पहले कि टेम्परेचर होता क्या है, कैसे नापते हैं, और उसके डिफरेंट स्केल क्या क्या है, उनमें रिलेशन क्या है आपस में, वो सब चीज़ें हैं. और फिर उसका इफेक्ट जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कैसे कैसे होता है, उसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है. तो वन बाय वन वी विल डू इट. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज थर्मोडायनेमिक्स. इसको नाम थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, ये सब देते हैं लोग. उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को तो बेसिकली उसको बोलते हैं जो हम गैस से रिलेटेड पढ़ते हैं. ठीक है, तो चलो टेम्परेचर से शुरू करते हैं. एनीवे, तो टेम्परेचर सब लोगों को पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो उसको हम डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बोलते हैं. अब इसको नापते कैसे हैं? तो नापने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड एक तो फिक्स करना पड़ेगा कि हम टेम्परेचर किस पे हम 0 मानेंगे या कुछ एक टेम्परेचर 100 मानेंगे, वो फिक्स करना पड़ेगा. दूसरा, जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो कोई प्रॉपर्टी हमारी चेंज होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी हमारी वेरी करनी चाहिए. वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है. वो हो सकती है कि आपके मरकरी की लेंथ हो, या वो हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट का रेसिस्टेंस हो, या वो हो सकता है आपके इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हो. कुछ भी हो सकता है. कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, या आपकी गैस अगर है तो गैस में कुछ प्रेशर हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है. तो कोई ऐसा प्रॉपर्टी आपको देखनी है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करे और लीनियरली वेरी करे. जितना टेम्परेचर बढ़े उतनी वो प्रॉपर्टी भी बढ़े, नॉन लीनियर वेरिएशन ना हो. ठीक है, और उसको आप इजीली मेजर कर पाओ, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो. ठीक है, तो हम ऐसा एक थर्मामीटर बनाते हैं जो ये सब चीज़ें कर पाए. तो टेम्परेचर जो हम नापते हैं, यूजुअली जो हमारे मेन मेन स्केल हैं वो आपको पता ही सब लोगों को. फॉरेनहाइट स्केल पहले चलता था काफ़ी ज़्यादा, फिर सेल्सियस, और आजकल हम केल्विन पे चल रहे हैं. तो एक हमारा जो स्केल है वो फॉरेनहाइट स्केल है. सेल्सियस में आप नाप सकते हो टेम्परेचर को, केल्विन में नाप सकते हो. केल्विन इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कभी 0 नहीं होता. आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि इसमें कभी टेम्परेचर 0 नहीं होता, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल. इसके अलावा और भी स्केल हो सकते हैं आपके, जैसे एक र्यूमर होता है, रैंकाइन, मैंने पुराने हैं टर्म्स बहुत सारे. खैर, हमारा जो काम पड़ेगा इन तीनों से मिलनी पड़ेगा, तो इसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, केल्विन स्केल को.
ठीक है, तो इस पे हमारा टेम्परेचर जीरो नहीं होता। फ़ारेनहाइट स्केल जो हमारा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल और हमारा सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब ये दोनों आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे। फ़ारेनहाइट जो आपका टेम्परेचर वगैरह बॉडी का मेजर करते हैं, जब कहते हैं बुखार, कोई बच्चा कहता है मुझे 102 बुखार हो रहा है, तो 102 जो होता है वो किस पे होता है? फ़ारेनहाइट पे। सेल्सियस पे तो हो नहीं सकता। सेल्सियस में तो 100, 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 100 का मतलब कि पानी उबलना शुरू हो जाता है, इस पे वो 100 होता है। तो हमारा जो टेम्परेचर हम लोग नापते हैं थर्मामीटर से, वो हम बोलते हैं हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है भाई, आप लोगों को पता है? Yes, sir. Yes, कितना है? 98.6 98.6 है ये फ़ारेनहाइट स्केल में, और Yes. सेल्सियस स्केल में जब नापते हैं तो कितना होता है? 37 30 डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो हमारा होता है, इसमें पहले सेल्सियस स्केल देख लेते हैं। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? 0 degree. 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई और कंडीशन भी है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए? ये आपने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, तो या बॉइलिंग पॉइंट मान लो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए कुछ और कंडीशन भी है स्टैंडर्ड, या केवल टेम्प मैंने क्या वाटर होना चाहिए प्योर, बस इतना काम चल जाएगा? सर जो प्रेशर है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए. ओके, एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम होना चाहिए। Yes, sir. अगर 1 एटीएम से ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट. कम। कोई कह रहा है बढ़ जाएगा, कोई कह रहा है Yes, कम हो बढ़ जाएगा। जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ेगा बढ़ सर. जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? सर क्योंकि फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो जो मतलब एक होता है उसमें वेपर प्रेशर जो होता है, उसको अगर उसे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाना है तो ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो हमारा बाहर का प्रेशर है 2 एटीएम हो चुका है, तो हमें वेपर प्रेशर को 2 एटीएम लाना पड़ेगा। तो 2 एटीएम लाने के लिए हमें उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमें अब ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो आपका बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक है। और सेम रीजन आपका होता है कि जब हम माउंटेन में जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे माउंटेन होती है, वहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेशर कम होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। Yes, sir. पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अब जब वहाँ पे आप खाना वाना पकाओगे तो आराम से पकेगा, डिफिकल्टी से पकेगा? तो जल्दी बोल रहे क्यों? प्रेशर कम है तो उससे क्या फायदा हुआ? तो ज्यादा आसानी से सर वो चीज ज्यादा हीट हो जाएगी। ज़्यादा हीट कैसे होगी? वो हीट कैसे हो रही है? आपने जब आग नीचे से आग लगाया और ये पानी है, पानी के अंदर मान लो चावल है, और बाहर का प्रेशर 0.7 एटीएम है, तो अब बताओ, एक्सप्लेन कर सकता है कोई मुझे कि यहाँ पे खाना आराम से नहीं पकेगा या पकेगा? क्यों पकेगा? सर इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे राइस है, तो अगर किसी चीज को बॉयल करना होता है तो जो उसके मतलब अंदर एनर्जी होती है सब्सटेंस के अंदर, वो भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हिली एरियाज पे टेम्परेचर में जनरली कम होता है। नहीं यार, वो नहीं, वो तो आप जब गर्म करोगे तो टेम्परेचर तो अटेंड कर ही लेगा अपना जो करना होगा, उससे बाहर के टेम्परेचर फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, मान लो पानी है, इसको मैं 80 डिग्री सेल्सियस पे रखूँ और इसमें चावल पड़े हुए हैं मेरे, और एक पानी है मेरा, वो मेरा 99 डिग्री सेल्सियस है, उस पर पानी पड़े, वो चावल पड़े हुए हैं, कौन जल्दी पकेगा? 99 वाले। 99 वाला पकेगा। अब सोचो जरा इस वाले में क्या केस होगा। मैंने हिंट दे दिया आपको। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 से कम होगा? सर बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा तो इजी होगा बनाने के लिए। नहीं, इजी नहीं हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, मान लो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज, ठीक है, 0.7 पे सपोज, मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी, पर मान लो इतनी आ गई। अब ये वैल्यू अगर आ गई तो आपका पानी क्या होगा? जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वैसे क्या होगा? वेपर बन जाएगा, ऊपर उड़ जाएगा। यस। तो यानी ये जो पानी है कभी आपका 80 से ज्यादा गर्म होगा ही नहीं, होगा गर्म? 80 से ज्यादा नहीं होगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 पे वेपर बन रही थी तो 99 तक तो गर्म हो जाएगा, ये 100 पे वेपर बनाएगा अपनी, ये 100 भी हो जाएगा इनफैक्ट, तो 100 पे वेपर बनाएगा ये। तो ये पानी आपका 99 पे रह सकता है जब आप ग्राउंड में हो, और जब हिल एरिया में हो तो आपका पानी 80 से ज्यादा गर्म हो ही नहीं सकता, तो चावल को भी आराम से गर्म नहीं करेगा। तो डिफिकल्ट होगा या आसान होगा हिली एरिया में बनाना? डिफिकल्ट।
डिफिकल्ट। समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? यस यस सर। यस। अच्छा एक चीज और बता रहे, केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ तो मैं फिजिक्स की, अब तुम मुझसे केमिस्ट्री की बातें पूछ रहे हो। देखो मान लो इसमें एक वेसल है, क्लोज वेसल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले बाहर 100 था, अब कितना होगा? क्लोज वेसल है, फिक्स। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा मतलब? एनी गेस? सर नॉर्मल प्रेशर में तो सेम होना चाहिए। अब सोचो प्रेशर नॉर्मल होगा या क्या होगा? नॉर्मल होगा प्रेशर? प्रेशर यहाँ पे किसका प्रेशर लेते हो आप? जो पानी के ऊपर जो प्रेशर होता है, तो पानी के ऊपर यहाँ किसका प्रेशर होगा? इन वेपर का प्रेशर होगा, यस। जो वेपर यस बनेंगे, सर। ये पानी के ऊपर उसका प्रेशर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाओगे प्रेशर क्या होगा? ये ऊपर वाला बढ़ता जाएगा, वेपर का यस। यस प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? जब आपका जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो, जो उसके मैंने पानी के ऊपर जो प्रेशर है उसके बराबर हो। यस। तो यहाँ पे कहीं बॉइलिंग पॉइंट आएगा? यहाँ कभी ये बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ता ही जाएगा हमेशा ही। तो ये बाहर के प्रेशर के बराबर अटेंड कर ही नहीं पाएगा अपना। इसका जो वेपर प्रेशर है, जैसे आपने हीट करा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ा पानी का, अब पानी का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है और बाहर का प्रेशर भी बढ़ रहा है साथ साथ, दोनों बढ़ते जा रहे हैं साथ साथ। तो कभी वो दोनों क्या होगा, उसको अटेंड ही बराबर अटेंड ही नहीं कर पाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट अटेंड, ये अटेंड ही नहीं करेगा बॉइलिंग पॉइंट कभी। तो क्लोज वेसल में जब आप गर्म करते हो किसी चीज को, ऐसा अगर केस हो गया बिल्कुल क्लोज है और उससे बाहर कुछ निकल नहीं सकता, तो बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट डिफाइंड या इज नॉट अटेनेबल। ये केमिस्ट्री में लिखा हुआ है यार मेरे ख्याल से। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लिया आपने केमिस्ट्री में? यस सर। तो उसमें ये ऐसा कुछ आया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके अब इस पे मेन उस पे आ जाते हैं। चलो ये बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे, सेल्सियस में फॉरेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी? 32। यस और यहाँ पे 100 की जगह पे सर 212। सर 212। 212, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा केल्विन में कितनी आएगी ये? 273। जीरो वाली 273, 273, और ये वाली 100 वाली 373। 373। ठीक है, ओके गुड। तो इनमें जो रिलेशन है आपस में सेल्सियस में, ये एक्चुअली रिलेशन जो निकलता है ऐसे निकलता है कि आप लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ना, समझ रहे हो, समझ पाओगे कि जैसे मान लो कोई हमें टेम्परेचर किसी एक जनरल पॉइंट पे निकालना है, तो हमें पता है कि C-0 ये हमारा है उस टेम्परेचर से लेके 0 का डिफरेंस, और 100 - 0 ये जो रेशो होगा फॉरेनहाइट स्केल में, अगर मैं करूंगा तो फॉरेनहाइट में क्या लिखूंगा मैं? F-32। इनका जो डिफरेंस आएगा और इनका डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 200, जहाँ पे 200 होता है ये 212 होता है, -32। तो ये जो रेशो है इन दोनों का, वो रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होगा, है ना, क्योंकि हमारा लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। तो क्योंकि ये 0 से मान लो x तक वैल्यू गई और ये 0 से 100 गई, ऐसे यहाँ पे 32 से 212 जाएगी, जब ये 0 से 100 जाएगा, तो ये रेशो हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे आपस में। ये रेशो क्या आएंगे? हमेशा बराबर आएंगे। इनफैक्ट आप अगर ये लिखना चाहो तो यू कैन राइट 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15। तो ये वैल्यू आपकी सब बराबर आएंगी, ठीक है। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इन हमें जो बेसिकली चाहिए होता है फॉरेनहाइट और सेल्सियस में चाहिए होता है, तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है, F = 9/5 ऑफ C, 9/5 ऑफ C प्लस 32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन बनेगा 9/5 ऑफ C प्लस 32, ठीक है।
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आवर फॉरेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। अब जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर यूजुअली आपका मरकरी थर्मोमीटर होता है, मरकरी थर्मोमीटर हम यूज करते हैं यूजुअली। तो मरकरी थर्मोमीटर की कोई हमारी मैंने पर्टिकुलर वो है कि मरकरी क्यों यूज करते हैं, कोई इसकी एडवांटेजेस है ऐसी? एक्सपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, मरकरी एक्सपेंड करता है और लीनियर एक्सपेंशन होता है इसका टेम्परेचर के साथ। ओके, और क्या एडवांटेज हो सकती है मरकरी थर्मोमीटर यूज करने का? रेट ऑफ एक्सपेंशन कम होती है किसके मुकाबले? वाटर। तो क्या फायदा हुआ मेरा? अगर जितने में वाटर एक्सपेंड करेगा या कोई दूसरा फ्लूइड एक्सपेंड करेगा उसके मुकाबले वो कम ओके, उसके मुकाबले वो अच्छा, कम एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से जो लीनियर वेरिएशन आएगा वो कम हाइट तक होगा। तो मतलब मुझे पूरा एक माले की बिल्डिंग नहीं चढ़नी पड़ेगी टेम्परेचर देखने के लिए। अच्छा, आप जो बोल रहे हो ना, आप मेरे ख्याल से प्रेशर की बात कर रहे हो। जो प्रेशर हमारा होता है मरकरी का रो जी एच, तो आप बैरोमीटर की बात कर रहे हो कि जो बैरोमीटर यूज करते हैं वहां नापने के लिए, वो मरकरी का क्यों यूज करते हैं, वाटर का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो मरकरी का बैरोमीटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मरकरी की डेंसिटी जो है 13.6 ज्यादा होती है वाटर से। तो अगर वाटर का कॉलम मान लो 76 सेंटीमीटर का बना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 मीटर मान लो, तो आपको मरकरी का जो है 13 मीटर का कॉलम चाहिए। 13 मीटर का कॉलम मतलब 4 माले की बिल्डिंग के बराबर, या 4 या 12, एक हमारी होती है 4 मीटर की होती है, 3 मंजिल के बराबर लगभग चाहिए। तो इसलिए हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप वो बोलना चाह रहे हो, वो बोलना चाह रहे हो क्या? उसी रिलेट करके हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ एक्सपेंशन कम हो जाएगा। हाँ, आपको वैल्यू पता है वाटर के लिए कितनी होती है वैल्यू और मरकरी के लिए कितनी होती, मैंने क्या आसपास होती है, बहुत ज्यादा होती है, कम होती है, ऐसा आइडिया आपको? नहीं सर, फिगर्स का आइडिया नहीं है। हाँ, तो फिर नहीं बोल सकते ना, हमें नहीं पता ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसमें देखो और चीजें क्या क्या होती है पैरामीटर, और पैरामीटर सर हमारा ये, हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाँ करेक्ट, हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो हम टेम्परेचर नापना चाह रहे हैं जिस रेंज पे, वो हमारा इसको मेजर करने के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, रेंज जो होती है टेम्परेचर की, तो एच जी के लिए जो होता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, आपका फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो होता है वो होता है अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है वो होता है 350 डिग्री सेल्सियस। तो इसका हाई है काफ़ी, वाटर जो होगा वो 100 पे ही जो है वो कर जाएगा, अपना वेपर बना देगा। तो हम उसको यूजुअली नहीं करते। ठीक है, वाटर को नहीं कर सकते इसलिए। तो आपने बोला हाई बॉइलिंग पॉइंट है और लीनियर एक्सपेंशन है, चलो मान लेते हैं। और इसके कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी हैं, जैसे आपका जो ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब जिसमें भरा होता है, उस पर चिपकता नहीं है ये। नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, पता चला आपने टेम्परेचर नापा, ऊपर चढ़ा वो, वहां जाके चिपक गया। अब अगला नापने के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है कि जब वो नीचे निकलेगा तब मैं अगला टेम्परेचर नापूं। तो ये चिपकता नहीं है ग्लास सरफेस से। तो ऐसी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी के कारण इसे यूज किया जाता है। इसमें जो ये आपका एच जी होता है, इसको हम यूज करते हैं अप टू, हम 500 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर लेते हैं इसे, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 है। तो कैसे यूज करते हैं, कैसे कर सकते हैं इसे यूज ऐसे? क्लोज वेसल में होता है ना। करेक्ट, हमको इसे ना इसके ऊपर कोई गैस भर दें, अगर गैस भर के उसका प्रेशर लगा दें, तो इसका हम प्रेशर जो है इसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर 1 की जगह पे ज्यादा एटीएम कर दें अगर, तो हम क्या करते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस, नाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट। तो बाय फिलिंग नाइट्रोजन गैस वी कैन यूज इट अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो मरकरी की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम गैस थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर बना सकते हैं, है ना। तो कई सारे हमारे थर्मोमीटर हो सकते हैं, खैर वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, थर्मोमीटर में हम लोग अगर सिलेंड्रिकल इसका वो बनाए, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है बाहर वाला, और एक हो सकता है हम स्पेरिकल बनाए, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा? थर्मोमीटर है आपका और इसका बल्ब है फाइनली, तो कौन सा ज्यादा बेटर होगा?
मैं स्फेरिकल बनाऊं या मैं सिलेंड्रिकल बनाऊं? ये मेरा थर्मोमीटर है। मारो कोई गैस बताओ, ऐसी बता दो कोई कंसेप्ट। Cylindrical. वाई? क्या होगा? ऐसे बताओ, ऐसे बताओ। आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना हम लोग, मेरे को कोई थोड़ी बोलो कि आपको पता होना चाहिए। तो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, हमारा दिमाग खोलना चाहिए। बताओ, आप लोग गलत बताओ, कुछ ही बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं बस। सर एरिया बढ़ाने के लिए हीट वो जो वो करेगा एब्जॉर्ब। हाँ, कुछ कुछ ठीक बता रहे हो, सही बता रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। जैसे मरकरी इस पे काम कर रहा है ना कि कितनी हीट एब्सॉर्ब करता है और वो कितना एक्सपेंड करता है उसकी वॉल्यूम। करेक्ट, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर मैक्सिमाइज करने के लिए सिलेंड्रिकल यूज कर सकते सिलेंड्रिकल मैक्सिमम क्यों करेगा? सिलेंड्रिकल मैक्सिमम क्यों करेगा? क्योंकि आपको दिखने में बड़ा, दिखने में बड़ा लग रहा है इसलिए। ज्यादा सरफेस एरिया, ओके। कैसे ज्यादा सरफेस एरिया? क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ऐसी जो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसके मुकाबले? करेक्ट बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे बताओ, क्या ऐसा आपने क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा है ऐसा कि प्रॉपर इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगा या इसका कम होगा स्फेरिकल का? दोनों को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, उससे क्या आएगा? उससे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा। यस सर, सेम रेडियस के लिए हम हाँ हाँ करेक्ट, सेम रेडियस के लिए। सेम रेडियस के लिए एक स्फेयर को एक सिलेंडर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिलेंडर का एरिया ज़्यादा होगा ना सरफेस स्फेयर से। करेक्ट, हम ये बोल सकते हैं कि सेम वॉल्यूम के लिए स्फीयर का एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है। फॉर सेम वॉल्यूम स्फीयर का एरिया जो होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। इसलिए आपने जब वो पढ़ा था भी, क्या नाम बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी आपने, तो आपने देखा था लिक्विड की ड्रॉप बन रही थी। ड्रॉप कैसी होती है? स्फेरिकल यूजुअली। हालांकि वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं बनेंगी क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम करती है थोड़ा सा, तो उसकी शेप बल्ज हो जाती है। लेकिन अगर ग्रेविटी ना हो तो इट विल बिकम स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों बनती होंगी ड्रॉप हमारी? सर सरफेस मिनिमम की एरिया। एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल यार, सब आपको पता तो है ना? तो मिनिमाइज करने के लिए बनती है। तो यानी कि जो सर्फ आपका स्फेयर होता है, उसका जो एरिया होता है गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम होता है ना? तो स्फेरिकल जो होता है उसको गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया इज मिनिमम। ये आप लोग मैथ्स में डेरिवेशन भी करोगे 11th में 12th में, आपका ये मैक्सिमम मिनिमा 12th में। ओके, तो वहां पे आप करोगे इसका जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है गिवन सरफेस एरिया। उल्टा कर दिया मैंने। फॉर गिवन वॉल्यूम द सरफेस एरिया इज मिनिमम। ओके, कुछ और ही लिख दिया। मिटा दो, मिटा देते हैं। फॉर गिवन वॉल्यूम, तो उससे हमें क्या फायदा होगा इसका गिवन वॉल्यूम से? फॉर गिवन वॉल्यूम इट सरफेस एरिया इज, देखो कंसेप्चुअली समझो हर चीज को इसमें, है ना? सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो उससे क्या फायदा हुआ? अब सरफेस एरिया मिनिमम हुआ तो यानी सिलेंडर वाला ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका एरिया ज्यादा होगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ रहा है हमें? फॉर अ गिवन वॉल्यूम ही क्यों बोल रहे हैं बार बार? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं ज्यादा स्फीयर को बड़ा बनाया तो स्फीयर को वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। अगर मुझे वॉल्यूम वही बनाना है, वॉल्यूम मैंने मेरे को स्फेरिकली बनाना है, तो मैं वॉल्यूम डबल ले लेता हूँ। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? वॉल्यूम डबल ले लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? मैंने एरिया बढ़ा दिया अपना, उससे सिलेंडर से भी ज्यादा कर दिया एरिया, वॉल्यूम डबल कर लिया अपना, तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब उस रेडियस पे सिलेंडर का ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लेकिन होगा। ऐसे मेरे को किसी ने बोला थोड़ी है कि रेडियस आप बराबर रखो। मैं भाई स्पेयर का बड़ा कर देता हूँ, बड़ा स्पेयर ले लेता हूँ। थर्मामीटर में ऐसा लगा देता हूँ कुछ बड़ा, थोड़ा बड़ा स्पेयर लगा देता हूँ मैं, तो मेरा हो गया वो एरिया ज्यादा हो गया, अब हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये। अब क्या प्रॉब्लम है?
सर यहाँ पे हमारे पास स्पेस एफिशिएंसी नहीं रही ना, तो अगर हम ये इस स्फीयर इसके बजाय हम सिलेंडर भी तो यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें स्फीयर बड़ा ही बनाना है तो सर स्फीयर तो पर यूजलेस हो जाएगा ना, और इतना एरिया हम उसको ज़्यादा एरिया यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो सर कितना ही बड़ा हाँ, नहीं, कंसेप्चुअली नॉट करेक्ट। स्पेस एफिशिएंसी क्या हमें प्रॉब्लम है? स्पेस एफिशिएंसी मतलब हमें कोई पैक थोड़ी करना है उसे कहीं पे, हमें कोई थर्मोमीटर पैक करके थोड़ी ले आने हैं बक्से में कि हम बोले हमारा स्पेस खराब हो गया। कॉन्सेप्चुअली सोचो यार, फिजिक्स की तरह, फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना आप लोग, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। ज्यादा अगर वॉल्यूम होगा तो ज्यादा मास होगा, यस सर। तो फिर क्या होगा? मैंने हिंट दे दिया आपको, हिंट दे दिया आपको। सर डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज। लो और हिंट ले लो, अब बताओ। सर कि मैं टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। फिर ज्यादा अगर वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो आपको मास ज्यादा हो जाएगा, तो आपको हीट भी ज्यादा चाहिए। फिर अच्छा अब आपने एरिया तो बढ़ा दिया लेकिन आपको वॉल्यूम भी बढ़ गया आपका, तो हीट तो फिर बढ़ गई, आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आपको, है ना? कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्चुअली सोचो चीजों को। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा गिवन वॉल्यूम है ना, गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया किसका ज्यादा, गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया इसका ज्यादा, तो उसी वॉल्यूम के मरकरी को, उसी मास के मरकरी को ज्यादा हीट मिलेगी यहाँ पे। तो अगर ज्यादा हीट मिलेगी तो ज्यादा आराम से एक्सपेंड कर जाएगा वो। क्लियर हुआ? फिर एक बार और बता दीजिए। मैं ये कह रहा था कि भाई देखो, दो फैक्टर है यहाँ पे। एक फैक्टर है कि हीट कितनी मिल रही है, ये क्यू, और एक फैक्टर है कि ये इसका एरिया कितना है, मैंने मास कितना है इसका, क्योंकि इसको भी अपनी हीट चाहिए। तो जितना ज्यादा मास होगा उसको उतनी ज्यादा हीट चाहिए गर्म होने के लिए। अगर इसका मास ज्यादा है तो उसको हीट भी ज्यादा चाहिए गर्म होने के लिए। तो आपने जब सरफेस एरिया यस बढ़ाया सर, यस, ओके। है ना, सरफेस एरिया बढ़ाया तो हीट तो जब को एब्जॉर्ब हो रही है तो बढ़ी गई, लेकिन साथ में रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई आपकी साथ में, तो आपका फायदा नहीं हुआ फिर उसमें। यस सर। ठीक है। और अच्छा, कौन सी ज्यादा बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी या हीट एब्जॉर्ब ज्यादा बढ़ेगी? आपके हिसाब से क्या है? मान लो मेरी हो सकता है रिक्वायरमेंट कम बढ़ रही हो, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा बढ़ रही हो। मुझे कैसे पता कि मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है? कोई गैस? कोई गैस? भाई इंजीनियरिंग वालों को ऐसे ही करना होता है भाई, इंजीनियरिंग वालों को यही करना होता है। नहीं तो टीचर तो अपना काम करके चला जाएगा पढ़ा के सब कुछ। सोचोगे, तुम सोचोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन ही निकाल पाओगे आईआईटी के स्पेशली। सोचना है चीजों को। अब बताओ, कोई इससे इससे दिख रहा है कुछ? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इससे कुछ समझ में आ रही है बात? अगर रेडियस बढ़ेगा तो कौन तेजी से बढ़ेगा, एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अगर मैं आर को डबल करूंगा तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाएगा। यस। आर को Yes, 2 आर, तो ये 8 वी हो जाएगा। और एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 4 टाइम। तो कौन तेजी से बढ़ रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका मास बढ़ जाएगा तेजी से, यानी यस। तो आपकी Yes. रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और एब्जॉर्ब हीट, तो एब्जॉर्ब हीट किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया पे। ये तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये बढ़ रहा है तेजी से, तो आपका तो और गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर आपने स्फीयर को और बड़ा कर दिया तो। Yes, sir. समझे? Yes. तो सब कुछ लॉजिक है, सब कुछ लॉजिक है। देखो आईआईटी के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे कि वो कुछ नई थ्योरी उठा के ले आएंगे जो आपने पढ़ी नहीं होगी, एमएससी की थ्योरी उठा के डाल देंगे। वो तो बल्कि सबसे कम थ्योरी, आप सिलेबस देखोगे ना जब, सबसे कम आईआईटी का है एडवांस का। बस वो करेंगे क्या, वो ऐसी चीजों को कर देंगे। मैंने आपने जो बेसिक पढ़ी होंगी ना अब तक, फंडामेंटल जो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नेगेटिव, पॉजिटिव, उन्हीं को चीजों को वो करके आपका वो देखेंगे आप दिमाग कितना लगा पा रहे हो एट द मोमेंट। तो हमें वही चीज हमने डेवलप करनी है, और वो हमारी डेवलप कैसी होगी? जब हम इनको सोचेंगे चीजों को, जब इनको सोचेंगे तो हमारा डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे सोचते रहना आगे। ठीक है, केवल हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ने को थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत आगे पहुंच गया होता थ्योरी पढ़ा पढ़ा के।
है ना, तो थ्योरी नहीं पढ़नी, केवल चीज़ों को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारा जो बल्ब है वो मोर जो है हमारा सिलेंड्रिकल ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों है, समझ में आ गई बात। चलो जी, तो बना लिया हमने अपना ये जो है थर्मामीटर। तो इससे मेजर कर लोगे फिर टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर कर लोगे। ओके, चलो तो एक दो पहले क्वेश्चन करते हैं इसके सेल्सियस और इसके कन्वर्जन के, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जब आप चीज़ों को, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी बॉडी का तो वो क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, थर्मल एक्सपेंशन होगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है आपने कहीं, Yes, sir. कहाँ पे, यस सर। कहाँ पे देखा है? सर जब बाथरूम में पानी गर्म कर रहे होते हैं सर, तो हाफ वी मिक्स कोल्ड वाटर एंड देन वी मेक अ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वो थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल थोड़ी हुआ। एक्समेथ का एग्जाम्पल हो सकता है। एक्सपेंशन का एग्जांपल है, चीज कोई साइज, एक्सपेंशन मतलब कि उसका साइज बढ़ रहा है, आप गर्म कर रहे हो साइज बढ़ रहा है। तो जैसे ब्लैक स्मिथ आयरन को गर्म करते हैं तो आयरन एक्सपेंड करता है। आयरन को गर्म, आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी के बीच में गैप होता है, Yes, sir. तो गैप क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो ट्रेन की जो पटरी होती है गर्म होके एक्सपेंड होती है, ठीक है। और आपने ब्रिज भी देखे होंगे, आप लोग तो दिल्ली से हो सब लोग मान लो, तो अगर Yes. दिल्ली में आप या कहीं भी आप जहाँ भी हो सिटी में, आपकी सिटी में जो ब्रिज होंगे उसके बीच में आपने देखा होगा गैप दिया रहता है। तो Yes. वो भी क्यों होता है, क्योंकि ब्रिज जब गर्मियों में गर्म होगा, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर एक्सट्रीम है, 46 भी पहुंच जाता है और माइनस भी, सॉरी 0 भी पहुंच जाता है, मैंने 2-3 पे पहुंच जाता है टेम्परेचर, एक्सट्रीम है बिल्कुल, बहुत ठंडा बहुत गर्म। तो जब गर्म होगा तो काफी एक्सपेंड होगा, तो जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, वो आपके जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसमें इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप हो जाएगा, उसके क्रैक होने की वो रहती है संभावना, उसकी क्या होती है, क्रैक होने की संभावना होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पार्ट में बनाते हैं, ब्रिज को छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं, कुछ कुछ मीटर के स्पैन में, और उनके बीच में हम गैप दे देते हैं। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल बता सकता है? आपने बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं, कभी बड़ी बिल्डिंग में गैप होता है? जो बड़ी बिल्डिंग होती है जैसे मान लो हॉस्पिटल्स हैं, मॉल है मान लो, और स्कूल्स हैं बड़े बड़े, वहां पे कभी आपने ऑब्जर्व किया है गैप होता है? वो लोग छुपा देते हैं, वो लोग ना प्लेट लगा देते हैं वहां पे, लेकिन वहां भी गैप होता है। जब सिनेमा हॉल वगैरह, सॉरी सिनेमा हॉल नहीं, मैंने बड़े बड़े मॉल बनते हैं या हॉस्पिटल बनते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग एक उसमें नहीं बनाई जाती कंटिन्यूअस, उसके पार्ट में बनाई जाती है, कुछ उसमें वो दिया जाता है, क्योंकि अगर वो एक साथ बनाएंगे ना तो जब वो गर्म होगी तो उसमें फिर वही होंगे, अंदर के स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे और वो स्ट्रेस उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वहां पे भी गैप दिया जाता है, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल कि जो बॉडी है वो गर्म करने पे हीट होती, एक्सपेंड करती है, और उसके लिए फिर हमें प्रैक्टिकली कुछ प्रोविजन करना पड़ता है, कोई हमें प्रैक्टिकली उसके लिए चीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल। अब कितना आप गैप दोगे, क्या दोगे, वो जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे आपको समझ में आएंगे, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे मान लो, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कैसे कितना गैप दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे निकालते हैं उसको। चलिए अब जो है आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक। अच्छा पहले ये बताओ मेरे को क्वेश्चन से पहले कि सिंपल क्वेश्चन बता दो। सिंपल क्वेश्चन ये बोलता है कि एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर इक्वल। टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स आर इक्वल, तो सिंपल क्वेश्चन है। -40 डिग्री। -40 आ रहा है Yes. बच्चे, ठीक है -40 आ रहा है, ठीक है। -40 क्या डिग्री डिग्री Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल है। इक्वल ही है, तो कुछ भी बोल लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes. यस तो बराबर तो है दोनों। चलो तो सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, ये भी चलो सिंपल ही क्वेश्चन है। आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में माइनस वो कैसे आता है? कैसे आया, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, देखो यार एफ क्या लिखा था हमने, 9/5 C + 32। अब ये कह रहा है दोनों रीडिंग बराबर हों, तो दोनों बराबर हैं तो दोनों को x मान लो, x = 9/5x,
प्लस 32, इसको यहाँ ले आओ, x इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 9/5 आ जाएगा इधर, इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4/5, x इंटू -4/5 इक्वल टू 32। अब इसको वहाँ ले आके सॉल्व कर लो, 32 इंटू ओके सर। -5/4, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि फॉरेनहाइट पे 140 है, इसको बताओ सेल्सियस पे कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार। पहले 60 डिग्री सेल्सियस। निकाल भी लिया, गुड। किसने निकाला, अबूजर? अभी निकाला, पहले से निकाल रखा था। सर आपने जब क्वेश्चन लिखा तब निकाला। अच्छा, हाँ, तो बच्चे समझ जाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो अभी तो बेसिक पूछ रहा हूँ, अभी तो एप्लीकेशन पे तो आया ही नहीं। 60 बाकी लोगों को आ रहा है। फॉर्मूला सेम है हमारा, फॉर्मूला सेम है। 140 इक्वल टू 9/5c हो जाएगा इसमें, प्लस 32, ठीक है। तो ऐसे निकाल लोगे सॉल्व करके, 108 हो जाएगा ये, इंटू 5/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 पंजे 60, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। ये कर लिया हमने सेल्सियस वाला। चलो फिर कौन सा क्वेश्चन करते हैं, ये करते हैं कि एक जो है आपका मरकरी थर्मामीटर है, HG थर्मामीटर है, HG थर्मामीटर है, और ये जो है आइस पॉइंट, यानी कि जो जीरो वाला है इसका, वो है आइस पॉइंट, इसका है 10 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट। और स्टीम पॉइंट जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ये आइस पॉइंट है। स्टीम पॉइंट जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ये इस थर्मामीटर का जो है 130 डिग्री सेल्सियस है, 130 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि एट 40 डिग्री सेल्सियस इसकी रीडिंग क्या होगी, इस थर्मामीटर की रीडिंग क्या होगी। करिए। कितना बोला आपने, 58? यस सर। 58 अभी निकालना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, तब तक बताता हूँ आपको सही है गलत सर, है। 58 58 आ रहा है सबका। तो फिर सही मान लेते हैं, हाँ सही है, 58 ही है। किसने निकाला अभी तक, अस्मिता, ओके। सौमिल ने निकाल लिया, यस सर। ओके। बाकी बच्चों ने समझ में आ रहा है क्या करना है। ये बेसिक यूज करना है आपको, ये जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने कहा था रेशो सेम, ये जो रेशो है सेम रहता है। तो इसका जो ये स्टीम पॉइंट है और ये इसका आइस पॉइंट है, इनका डिफरेंस, और यहाँ पे भी स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट का डिफरेंस था, और ये एक 100 - 0 और ये C - 0 है ना। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना मैथ्स में, यस तो ये स्लोप एक्ट करेगा, है ना। तो y2 - y1 जब लिखते हैं हम, और y - y1 लिखोगे तो सेम ही आएगा, किसी जनरल पॉइंट का बोलोगे अगर, तो ऐसे यहाँ पे समझ लो कि ये C - 0, C एक जनरल पॉइंट है और 0 जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो 0 0 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आपने 100 से माइनस को 0 किया और यहाँ से आपने C को 0 किया, तो ये रेशो हमेशा सेम आएगा। ऐसी इस केस में करेंगे, अब ऐसी इस केस में करेंगे तो आपका जो आइस पॉइंट है वो 10 है और ये 30 है, तो मैं मान लेता हूँ उसकी रीडिंग
सेल्सियस के लिए क्या लिखूंगा? सेल्सियस के लिए लिखूंगा C माइनस 0, 100 माइनस 0। इसके लिए लिखूंगा मैं x माइनस 0 पे इसकी रीडिंग कितनी है? 10, और स्टीम पॉइंट कितना है इसका? 130 माइनस 10। तो जो इसके लिए ये वैल्यू होगी उसके लिए ये वैल्यू होगी, जो इसके लिए ये वैल्यू होगी उसके लिए ये वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर लो। सेल्सियस आपको दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो 40 माइनस 0 या 40 आ जाएगा बाय 100 इक्वल टू x माइनस 10 बाय 120। इनको सॉल्व कर लो अब। तो कितना आ गया? 12 चौक 48, 48 बटे 10 आएगा तो 480, सॉरी कट जाएगा। 12 चौक 48 और 10 58, x आपको आ जाएगा 48 और 10 58। तो इसकी जो रीडिंग है वो 58 आएगी, जबकि इसकी रीडिंग 40 आएगी। ठीक है, तो जब सेल्सियस 40 शो करेगा तो ये वाला थर्मोमीटर हमारा 58 शो करेगा। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? Yes. यस सर। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे करें अगला क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। अब की बार जो है प्रेशर की टर्म में बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये बोला कि गैस थर्मोमीटर है आपका, इस बार गैस थर्मोमीटर है आपका। ठीक है, शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि जब प्रेशर रीडिंग आपकी 60 सेंटीमीटर होगी उस समय टेम्परेचर कितना होगा? आसान है, पिछली बार की तरह ही है, करो। $25 degree. यस, वेरी गुड। कौन? सौमिल, गुड। 25 इज द आंसर। बाकी लोग भी निकाल सर 25 आ गया। 25 आ गया, गुड। सर 25। ओके, बाकी लोगों को थोड़ा टाइम दे देते हैं, 10-15 सेकंड का, और फटाफट सोच के निकालो, फिर हम आगे स्टार्ट करें। गर्म करने में कुछ चीजें कांटेक्ट भी कर सकती हैं, रबड़ वगैरह कुछ कांटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, गर्म करने पे भी ध्यान रखना, सब चीजें एक्सपेंड नहीं करती, नेगेटिव भी हो सकता है आपका ये एक्सपेंशन। मैंने इस केस के लिए नहीं है, मैं ऐसी बात करूं जनरल, इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो वही करोगे सेम, आपका जो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी जो है सेम चेंज उससे चेंज करेगी। तो C माइनस 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, 100 माइनस 0, ये आपका आएगा सेम एज, यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 पे ये था 90 और ये था 50, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 वाला आपको पता है 50 होगा, C वाला नहीं पता, इसको P मान लो। P दिया हुआ है आपको, 60 दिया हुआ है, 60 आ जाएगा। बस ये सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 10/40। तो C/100 इज 10/40, यानी कि 1/10, 1/4। तो C आपका 100/4
यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका जो एप्लीकेशन है, टेम्परेचर आपका बढ़ गया, आपने मेजर भी कर लिया टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को मेजर भी कर लिया। अब उससे होता क्या, थर्मल एक्सपेंशन होता है आपका। एक्सपेंशन जो है, जो आपका होता है वो कितना होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, वो सब हमें देखना है। मैंने कैसे कैसे वो बॉडी को इफेक्ट करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, हम बेसिकली 3 तरीके से देखते हैं हम लोग, लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में, कि हमारा लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में कैसे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो किसी बॉडी को जब मैं हीट करूंगा, तो मान लीजिए कोई मेरी पहले लीनियर, हम उससे 1 डायमेंशन से शुरू करते हैं, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन। तो पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। तो पहला हमारा केस है कि लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर मतलब हमारी बॉडी जो है वो 1 डायमेंशन है, जैसे रेल की पटरी थी हमारी, और उसमें जो एक्सपेंशन होगा, ये कोई रॉड है, उसमें एक्सपेंशन होगा, है ना। तो उसे हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो मान लो कोई रॉड है हमारी, इसकी लेंथ पहले L0 थी, ओरिजिनल लेंथ। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, बिफोर हीटिंग इसकी लेंथ ये थी, अब आपने टेम्परेचर इसका बढ़ाया, डेल्टा T इंक्रीज किया, तो इसकी लेंथ बढ़ के अब L0 प्लस डेल्टा L हो गई, L0 प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया, कि जो डेल्टा L होता है वो डिपेंड करता है आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसके प्रोपोर्शनल होता है, और राइज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका जो डेल्टा L बनेगा वो बनेगा इक्वल टू, अगर आप लगाओगे तो L0 डेल्टा T, और एक कोई आपका कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हम उसे बोलते हैं अल्फा, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा। तो अल्फा जो हमारा है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको हम बोलते हैं। और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका कि मटेरियल क्या है। स्टील के अलग होगा, आयरन अगर होगा तो उसके लिए अलग आएगी वैल्यू, ग्लास होगा तो वैल्यू अलग आएगी। एक्सपेंशन, तो हमारी जो रॉड है उसकी लेंथ अब बढ़ के L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा T हो गई, यानी कि हम लिख सकते हैं L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, तो L0 हमारा बढ़ के अब L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट, अल्फा की यूनिट वगैरह तो आप निकाल ही लोगे इस फॉर्मूले से, है ना। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर आ जाएगा यूनिट इसकी। ठीक है, तो बाय केल्विन लिख सकते हो, केल्विन माइनस, वो सब तब कर लोगे, छोटी मोटी चीजें। अच्छा, तो ऐसे हमारी रॉड एक्सपेंड होती है। अच्छा, मान लो कि आप एक स्केल है, और उस स्केल से आप मान लो कुछ चीज मेजर कर रहे हो, और आपका स्केल गर्म हो गया बाई चांस, तो वो जो उसकी लेंथ मेजर करेगा वो ज्यादा मेजर करेगा उस बॉडी की या कम करेगा? केवल स्केल गर्म हुआ है, कम पड़ेगा। कम करेगा ना, क्योंकि आपका स्केल जो 1 फीट का होगा, पता चला 1 पॉइंट कुछ हो गया, 1.01 फीट, तो स्केल बड़ा हो जाएगा। तो आप जब 1.01 फीट मेजर करोगे तो आप लिखोगे कि एक फीट है ये, लेकिन एक्चुअली 1 फीट थोड़ी हो, तो ज़्यादा है। तो आपका स्केल जो है कम मेजर करेगा। जो पहले स्केल मान लो आप 50 बार में नाप रहे थे रीडिंग, अब हो सकता है आप वो 49 बार में नाप लो, तो आप बोलोगे 49 फीट है ये, क्योंकि आपका स्केल बड़ा हो गया, एक्सपेंड कर गया, तो कम मेजर करेगा। ठीक है, यस। पेंडुलम की वायर अगर गर्म होगी, इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्योंकि 2π√L/g होता है, बढ़ेगा। तो ये टाइम, अगर ये मान लो पेंडुलम किसी घड़ी का है, तो वो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी? स्लो।
स्लो हो जाएगी, हो जाएगी। बिल्कुल। तो वॉच Yes, हमारी स्लो हो जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया उसका, वो ज़्यादा टाइम लगेगा अपना एक कंप्लीट करने के लिए। तो वॉच हमारी स्लो हो जाएगी, तो घड़ी हमारी टाइम लूज करना शुरू कर देगी, घड़ी हमारी टाइम लूज करना शुरू कर देगी। इसका क्वेश्चन भी करेंगे अभी एक, ठीक है, उसमें ऐसे ही करेंगे हम, लेंथ को ऐसे निकालेंगे, वहाँ से टाइम पीरियड का रिलेशन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कितना टाइम वो लूज कर रही है। तो ऐसे कई सारे हमारे इसकी एप्लीकेशन हो सकती हैं, जो हमारा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उसके कारण हमारा लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, उससे हमारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने वो पढ़ लिया था ना, क्या नाम बोलते हैं, यंग मॉडुलस वगैरह पढ़ लिया था आपने? Yes. यस yes, सर। ओके। तो इसमें क्या होता है, मान लो इस रॉड को मैं एक्सपेंड ना होने दूं, तो मैं इसको मान लो फिक्स सपोर्ट के बीच में फंसा दूं ऐसे, फिक्स सपोर्ट के बीच में, और अब मैं इसे गर्म करूं, अब मैं इसे हीट करूं, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या होगा कि ये दोनों सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा, दोनों सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स हमें निकालनी है। दोनों सपोर्ट पे ये फोर्स लगाएगी, मैंने ये जो रॉड होगी ये सपोर्ट पे लगाएगी, सपोर्ट इस पे लगाएगा ऐसे, फोर्स, है ना। तो उसको हम बोलेंगे उसमें जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, विल से इट इज अ थर्मल स्ट्रेस। जो रॉड इस दीवार पे लगा रही है या दीवार इस पे लगा रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस इसमें डेवलप हो जाएंगे। तो थर्मल स्ट्रेस की मालूम है वैल्यू निकालनी है, कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। उसको कैसे निकालेंगे? हम लोग ऐसे निकालेंगे, मानेंगे भाई कि मान लो ये दीवार ना होती यहाँ पे, तो ये रॉड इतनी एक्सपेंड हो जाती, yes, इतनी एक्सपेंड हो जाती डेल्टा एल। लेकिन आपने दीवार लगाई, क्या करा इसको, ये मान सकते हैं आपने इसे कंप्रेस कर दिया इतना। Yes. yes, sir. तो जितना कंप्रेस करने के लिए आपको फोर्स चाहिए होगा, उतना ही यहाँ पे आपका ये रिक्वायरमेंट होगा फोर्स का। तो फोर्स कैसे निकालते हो Yes, आप, sir. कितना फोर्स चाहिए होगा यहाँ पे, कैसे निकालते हो फोर्स यंग मॉडुलस से? यंग मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। Yes. स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो फोर्स एफ मान लेता हूँ मैं, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन में क्या आएगा मेरा, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से फोर्स निकाल लूंगा मैं, क्या बनेगा ये, एफ एल ए डेल्टा एल, ये बनेगा। अब मैं ऐसे फोर्स अगर निकालना चाहूँ तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, वाई ए डेल्टा एल इक्वल टू बाय एल कर देता हूँ इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो इतना फोर्स ये दीवार लगा रही होगी इस पे या रॉड लगा रही होगी दीवार पे, ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा एल की वैल्यू, और एल डेल्टा एल की वैल्यू हमें यहाँ से पता है जो हमने ये किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी डेल्टा एल की, वो क्या बनेगी, वाई ए, मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल को लिख सकता हूँ मैं एल एल्फा डेल्टा टी, टी इज द राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन में एल, तो ये एल से एल तो कट गया, तो एफ आ गया आपका वाई ए एल्फा डेल्टा टी। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, कि अगर मेरे को अगर स्ट्रेस निकालना होता एफ बाई ए, तो वो कितना आता मेरा, यहाँ से वाई एल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, तो वाई एल्फा डेल्टा टी, दिस इज माई फाइनल वैल्यू, दिस इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। क्लियर हो गया सबको ये? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये थर्मल स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं करने दोगे फ्रीली, अगर आप उसको एक्सपेंड नहीं करने दोगे फ्रीली, तो थर्मल स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और वो उस बॉडी को डैमेज भी कर सकता है जिसके बीच में वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस हमारा ज़्यादा ना बढ़े, उसको फिर हम मैनेज करते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमारा हुआ वन डायमेंशन का एक्सपेंशन, ये हमारा हुआ वन डायमेंशन का एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशन की, इसे हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन। एक और नाम है उसका, वो नाम है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसका नाम होता है एरियल, क्योंकि ये एरिया का है, या फिर हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल
एक्सपेंशन। ठीक है, तो फॉर्मूला वही बनेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारा जो एरिया है, मान लो पहले ए नॉट था, आपने हीट किया तो ए नॉट बड़ा हो गया एरिया, ए नॉट प्लस डेल्टा ए, मान लो आपका एरिया बढ़ के ए नॉट प्लस डेल्टा ए हो गया। तो आपका एरिया बढ़ गया, ए नॉट प्लस डेल्टा ए हो गया मान लो। तो इसमें भी वही करेंगे फिर, जो डेल्टा ए होगा आपका विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल होगा वो ए नॉट के इनिशियल एरिया के, जितना आपका ज़्यादा एरिया होगा उतना उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, छोटी प्लेट में एक्सपेंशन कम होगा। मैंने अगर आप मेजर करें कि कितना एक्सपेंशन हुआ टोटल, कितना एरिया बढ़ा, छोटी प्लेट में कम होगा। और मान लो बहुत बड़ी प्लेट है, उसमें ज़्यादा होगा, जैसे हमने बोला पुल में बहुत ज़्यादा होगा, पुल अगर आपका है, ब्रिज है, लंबी कुछ ऐसी चीज़ है तो ज़्यादा होगा वहाँ पे, बिल्डिंग है मान लो, तो डेल्टा ए ज़्यादा होगा वहाँ पे। और वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना आपने बढ़ाया, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो जो आपका फाइनल डेल्टा ए आएगा विल बी इक्वल टू ए नॉट। अब वहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे हम बीटा यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं ए नॉट बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यूनिट इसकी वही आएगी, सेम यूनिट सेम आएगी, बस वैल्यू डिफरेंट आएगी। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आएगा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा मान लो इस पे कोई, मान लो मैंने सर्कल बना रखा होता चौक से और मैं इसको गर्म करता, तो सर्कल की रेडियस बढ़ती है घटती? बढ़ती। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मैंने कैविटी बना रखी है, कैविटी, और मैंने इसे हीट किया, मैंने तो प्लेट काटी हुई है मैंने एक तरह से, है ना, इसमें प्लेट हमने काटी हुई है, इसमें होल है ये, नॉट कैविटी, मैं कहूँगा होल है ये इसमें, और इसको हमने हीट किया। तो जब हीट करते हैं तो क्या होता है इसमें, इसमें भी सेम चीज़ होती है जो ऊपर हुई है, इसमें भी सेम चीज़ होती है जो ऊपर हुई है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का साइज बढ़ता है, सीट ऑफ द साइज ऑफ द सीट एज वेल एज होल इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज करते हैं, सीट का साइज भी और होल का साइज भी, यानी होल की रेडियाई भी इंक्रीज करेगी, ये होल की रेडियाई जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो सीट यानी जो एक्सपेंड हो रही है बाहर की तरफ को ज्यादा होगी, ठीक है, तो रेडियाई ऑफ द होल विल इंक्रीज। इस केस में डिक्रीज नहीं होती, ये ऐसे बिहेव करता है बिल्कुल जैसे आपने यहाँ चौक का जो है सर्कल बना दिया हो कोई, तो रेडियस ऑफ द होल इंक्रीजेस, ये होता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा सबको, एरियल एक्सपेंशन। यस सर। ठीक है, अच्छा अगर इसमें पूछेगा भी ना कि इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले का, तो वो भी सेम ऐसे ही वेरी करेगा। अगर आप इसके एरिया की बात करो, पाई आर स्क्वायर, मान लो इसकी रेडियस पहले पाई आर स्क्वायर थी, तो इसका एरिया भी ऐसे ही वेरी करेगा, जो ए होगा, ए डेल्टा ए होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट, जिसका इनिशियल एरिया होगा सर्कल का, सॉरी कैविटी का, ए नॉट बीटा डेल्टा टी, वो ऐसी वेरी करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल आप वही सेम इक्वेशन लगा सकते हो इसके लिए भी, अगर इसकी रेडियस पूछे, कुछ पूछे, रेडियस पूछेगा तो आप लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दो, तो सेम लगा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका है डेल्टा ई है, तो अगर आप इसको वैल्यू को लिखोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरियल एक्सपेंशन। ऐसी आप 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन तो हो गई हमारी, मैक्सिमम 3 डायमेंशन हो सकती हैं। 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगा, तो हम बोलेंगे अब वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, या वॉल्यूमेट्रिक बोल सकते हो या वॉल्यूम बोल सकते हो, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मान लो कोई हमारा क्यूबॉइड है या क्यूब है या कुछ भी है,
इसको आपने हीट किया, इसका वॉल्यूम पहले वी नॉट था, आपने हीट किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ के मान लो हो गया वी नॉट प्लस डेल्टा वी। तो जो डेल्टा वी होगा फिर दोबारा वो क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा अपने इनिशियल वॉल्यूम के, और आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका जो दोबारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू, अब आ जाएगा अल्फा आपने यूज कर लिया, बीटा अब गामा आ जाएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी, वी नॉट गामा डेल्टा टी, और ये जो वैल्यू आपकी बन जाएगी वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो इसमें कोई ज़्यादा हमें परेशानी वाली बात नहीं है, सेम बात है। और इसको हम वही बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अब मान लो मैं, ये तो हमारा इतना तो क्लियर हो गया। अब एक इसमें आता है कि अगर मैं मान लो रिलेशन निकालना चाहूँ कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है आपस में। अल्फा हमने माना लीनियर के लिए, बीटा माना इसके लिए, और गामा माना हमने इसके वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो इनमें क्या रिलेशन है आपस में अल्फा बीटा और गामा में, तो देखते हैं ट्राई करके। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। पहले अल्फा और गामा के बीच में निकालने की कोशिश करें, अल्फा बीटा के बीच में निकाल लो, कोई भी निकाल लो। मान लो मैं अल्फा और बीटा के बीच में निकालता हूं, तो देखो बीटा क्या है मेरा, बीटा जब मैंने निकाला था बीटा मेरा क्या आया था कि ए इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा आया था, डेल्टा टी मान लो ये आया था, ठीक है। अब जब एरिया आपने बड़ा किया था, एरिया आपने बड़ा किया तो आपकी लेंथ क्या होगी, एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हुई होगी। यानी जो मेरा ए नॉट है मान लो वो मेरा आई मैं स्क्वायर मान लेता हूँ पहले, ये मान लो मैं नहीं मानता स्क्वायर, मैं मानता हूँ कि ये रेक्टेंगल है, तो एल हुआ होगा ये बी होगा, तो ये बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल एरिया होगा, इनिशियल जो एरिया होगा वो होगा एल इंटू बी, और जो फाइनल एरिया हो जाएगा जिससे कि मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ वो हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय बी प्लस डेल्टा बी, सिंपल सी बात, ठीक है। एल प्लस डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल, बी प्लस डेल्टा बी। अब डेल्टा एल आपको पता है, डेल्टा एल को आप क्या लिख रहे हो, अल्फा डेल्टा थीटा लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो उसे एल नॉट यानी कि एल अल्फा डेल्टा टी, ये लिख सकते हो। ऐसे ही आप बी को लिख सकते हो, अब इसमें से एल और बी कॉमन ले लो, एल और बी अगर कॉमन ले लोगे दोनों, यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा, तो एल कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल और बी अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, एल कॉमन आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस दोबारा अल्फा डेल्टा टी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो हो जाएगा एल बी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब एल बी क्या है, ये इनिशियल एरिया था आपका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब क्या होता है आपका जो ये वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, अगर मान लो टेम्परेचर डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल तो वी कैन राइट इट, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्या है ये चीज, हम क्या निकाल लेते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं हम, ये एरिया है, तो एरिया हमारा इतना है ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर इसकी वैल्यू पुट करूँ एरिया की, तो क्या लिखूंगा मैं, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू ये ए नॉट बीटा डेल्टा टी, तो डेल्टा ठीक है। तो क्या है इससे हमारा कुछ गड़बड़ आ गया क्या, 1 प्लस ये रुको यहाँ पे डेल्टा ए है, ये डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए था ये ए नहीं था, तो मैं एक बार इसे सही कर लेता हूँ। तो डेल्टा ए होगा ना, ए तो हमारा डिफरेंट होगा, ए तो हमारा ये होगा
ये तुम्हारा ये आएगा जो हमने पीछे निकाला था अभी, जैसे हमने यहाँ पे, यस सर। है ना, ये निकाला था ना यहाँ पे, ऐसे करके निकालेंगे तो ये आ गया, ठीक है। ए ये होगा, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ए नॉट 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू ए नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी। अब यहाँ से क्या होगा, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 1 से 1 आएगा तो माइनस हो जाएगा, डेल्टा टी वगैरह कट जाएंगे तो क्या आएगा आपको, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, यानी बीटा किसके बराबर है, 2 अल्फा के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो बीटा हमारा जो है 2 अल्फा के बराबर है। अच्छा, इसमें मैंने क्या माना, मैंने दोनों अल्फा बराबर माने हैं, मैंने दोनों साइड को अल्फा बराबर माने हैं अलोंग द लेंथ और अलोंग द ब्रेथ। कई बार ये अगर मान लो बराबर ना हो, अगर ये बराबर ना हो तो यहाँ पे फिर ये अल्फा 1 और अल्फा 2 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 अल्फा की जगह यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 आ जाएंगे। तो ये जो बनेगा उस केस में हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू अल्फा 1 + अल्फा 2, अगर ये बराबर ना हो, इफ अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, उस केस में ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो ड्राइव करेंगे तो हम तो ड्राइव ऐसे ही करेंगे, हम ये मान के ड्राइव कर लेंगे। चलो अच्छा, अगर मैं गामा निकालूंगा तो गामा क्या आएगा अल्फा की टर्म में, फिर ऐसे अगर मैं करूंगा 3 बार मल्टीप्लाई तो गामा क्या आ जाएगा, सर 3 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम हो जाएगा। तो हमारा सिमिलरली गामा जो है, आप करके देख लेना खुद ही, आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 3 अल्फा। तो यानी इनमें जो रिलेशन है अल्फा बीटा गामा का जो रेशो है वो है अल्फा रेशो 2 अल्फा रेशो 3 अल्फा। कि बीटा हमारा 2 अल्फा आया था, गामा 3 अल्फा आ रहा है, तो 1:2:3 में होते हैं ये। अल्फा बीटा गामा हमारे 1:2:3 में होते हैं, ये इनका बीच का रिलेशन है आपस में, और ये इसका डेरिवेशन है। तो ये आपसे पूछ भी सकता है पेपर में कि इनमें आपस में ड्राइव करके बताओ, ये 1:2:3 में होते हैं। ठीक है, तो कर लोगे ड्राइव? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब अगर आपका देखो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो मान लो कोई लिक्विड है और वो वॉल्यूमेट्रिक उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, घटेगी? यस सर। डेंसिटी घटेगी। तो उसकी हमें अगर मान लो डेंसिटी निकालने की, डेंसिटी कितनी हो जाएगी गर्म करने के बाद, है ना। जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला V और V0 में, ऐसे अगर हम डेंसिटी में रिलेशन निकालना चाहें तो वो निकालने की कोशिश करते हैं कि डेंसिटी में क्या रिलेशन आएगा। है ना, इसमें क्या इफेक्ट आता है ये देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनिशियली देखो मास तो फिक्स ही रहेगा, गर्म करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि इनिशियली ये V0 है और ये ρ0 है। अब जब आप गर्म करोगे तो डेंसिटी मान लो हो गई रो क्या हो जाएगी, मास बाय न्यू वॉल्यूम। अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा आपका, वो होगा V0 1 + गामा डेल्टा टी, ये होगा। और m/V0 क्या है हमारा, ρ0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ρ0 1 + गामा डेल्टा टी। तो मैं रो को ये लिख सकता हूँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। और अगर मैं इसको छोटा मान लूँ, गामा हमारा छोटा ही होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + गामा डेल्टा टी पावर -1। तो -1 फिर बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 - गामा डेल्टा टी। तो हमारा जो डेंसिटी का रिलेशन आएगा वो ये आएगा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी डेंसिटी घटती जाएगी, और दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इफेक्ट, डेंसिटी हमारी घटती जाएगी। अच्छा, अगर मान लो आपने एक वेसल में लिक्विड भरा हुआ था और आपने इसको गर्म किया, आपने गर्म किया तो क्या होगा, लिक्विड नीचे गिरेगा या क्या होगा? डिपेंड करेगा, करेक्ट, किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल एंड रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर, या फिर जो भी हाँ। लिक्विड है।
हाँ, डिपेंड करेगा कि दोनों का रेट तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसका ज़्यादा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मान लो वेसल का ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर वेसल का ज़्यादा है जिसमें बीकर पे रखा हुआ है मान लो, क्या होगा फिर? उस मरकरी भरा हुआ है मान लो, तो क्या होगा मरकरी का? तो वेसल के अंदर ही रहेगा। अंदर रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, मान लो टॉप तक भरा होता है पहले तो नीचे आ जाएगा थोड़ा। यस सर। यस सर। ओके, और अगर उल्टा हुआ, मरकरी का ज़्यादा हुआ तब क्या होगा? मान लो फुल भरा हुआ था तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। नीचे गिर जाएगा। ओवरफ्लो। नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि किसका गामा ज़्यादा है, किसका गामा ज़्यादा है। तो अगर मान लो पूरा ये भरा हुआ है तो डिपेंड करता है कि गामा किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो एक गामा मान लो वेसल का है और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो एक गामा ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है किसका ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो गिरेगा या फिर बाहर आएगा। ठीक है, इसमें हम अच्छा, इसमें जब मान लो आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में उसने बोला कि भाई वेसल है, वेसल में कुछ रीडिंग है, मान लो 50 ml, 60 ml, 70 ml, 80 ml और फ्लूइड है। अब आपने बोला, उसने बोला फ्लूइड को मैं गर्म कर रहा हूँ जी, फ्लूइड को मैं गर्म कर रहा हूँ, फ्लूइड मेरा जो है पहले 60 ml था, अब हो गया 65 ml टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो इसका बताओ गामा कितना होगा, गामा फ्लूइड कितना होगा? तो इस केस में जो गामा फ्लूइड आप निकालोगे, आप बोलोगे 60 हुआ, ये हुआ, डेल्टा टी आपको पता है, डेल्टा टी दिया हुआ है मान लो, तो आप जो निकालोगे तो ये गामा फ्लूइड जो आएगा ये क्या आएगा? ये एक्चुअल आएगा इसका या एपरेंट आएगा? सर अपरेंट आएगा। एपरेंट आएगा। एपरेंट मतलब कि देखो वेसल भी हीट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और जो हमारा फ्लूइड है वो भी एक्सपेंड कर रहा है। आपकी जो रीडिंग आ रही है वो वेसल से नाप रहे हो कि वेसल में जो मार्क थे, लेकिन वेसल के मार्क तो चेंज हो रहे हैं जब वो गर्म हो रहा है। तो जो फ्लूइड की जो वैल्यू आ रही है 60 से बढ़ के जो 65 आ रही है वो तो वेसल के रिस्पेक्ट में आ रही है, लेकिन वेसल खुद गर्म हो रहा है। तो आपका जो यहाँ पे गामा अगर आप निकालोगे इसको सॉल्व करके तो आपका वो गामा एपरेंट आएगा, वो गामा एपरेंट आएगा। तो गामा एपरेंट जो आपका होगा वो होगा जिसका रियल गामा होगा अपना, गामा रियल माइनस गामा ऑफ द वेसल। ठीक है, तो जब ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो वहां पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है आपको गामा वेसल पूछ ले, गामा रियल पूछ ले, कुछ भी पूछे, तो यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, पानी को गर्म करते तो पानी क्या होता है? एक्सपेंड करता है या क्या होता है? मैंने सर एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड। अगर पानी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 पे पानी है मान लो और उसको गर्म करता है 100 तक, तो क्या एक्सपेंड करता जाएगा? यस यस सर। यस सर। नहीं भाई नहीं, गलत बता रहे हो। आपने वो नहीं पढ़ा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कब होती है? ओ इसका सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। आपने पढ़ा ना उसका जो बॉन्ड होते हैं कैसे कैसे होते हैं उस टाइम पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस बॉन्ड किसके कारण होती है? बॉन्ड के कारण होती है मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में कुछ था ना, स्ट्रक्चर वगैरह चेंज होता है कुछ शायद। फिटनेस होता है। अच्छा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी आपकी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा? सॉरी, डेंसिटी आपकी हाँ मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका मिनिमम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा तो आपका जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी, और अगर आप टेम्परेचर करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये मिनिमम डेंसिटी जो आएगी आपकी वो आएगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा इसके, वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये पानी का हम बोलते हैं कि ये एक अजीब सा बिहेवियर है कि पहले वो जो है वॉल्यूम बढ़ता है और फिर उसका वॉल्यूम घटता है। तो इसका बिहेवियर बहुत एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं हम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर या एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर।
तो वी से दैट anomalous expansion of the water. ऐसे होता है, ठीक है। इसका फायदा कुछ यस सर, फायदा है इसका। क्या? जैसे जो लेक्स होती है, हम्म तो जब विंटर्स आती हैं तो जो लेक्स हैं, हम्म जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो हम्म वो, तो जो उनका वॉल्यूम है, जो मतलब जो सरफेस होगा वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। फिर तो जो जो नीचे अंदर अंडर एक्वेटिक लाइफ होती है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसुलेशन आ जाती है लेक के ऊपर। ठीक है। और फिर जब वो सर और लोड जाता है, हम्म तो उसके बाद मतलब वो ज्यादा एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकती है अंदर। एक्वेटिक लाइफ कर सकती है। इससे एनोमलस बिहेवियर से क्या फर्क पड़ा हो? पानी बर्फ बन गया, ठीक है, तो फिर एनोमलस बिहेवियर से क्या असर हुआ? तो बर्फ उसका ऊपर वॉल्यूम बढ़ टेम्परेचर गया। ऊपर टेम्परेचर -20 हो गया तो बर्फ तो बनेगी, ऊपर बन गई। एनोमलस बिहेवियर से क्या फायदा हुआ मुझे? तो वॉल्यूम बढ़ गया किसका? तो उस वाटर बॉडी का। उससे क्या फायदा हुआ? वाटर बॉडी मान लो लेक थी, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या फायदा हुआ? वो तो मेरे जो उसमें मछलियां वगैरह हैं वो तो भाई उनको तो वॉल्यूम पहले बहुत ज्यादा मिला हुआ है। ऐसा थोड़ी कि बहुत पैक होके पड़ी हुई थी तो वॉल्यूम बढ़ गया तो उनको फायदा हो गया कुछ। क्या फायदा हुआ मेरा इससे, एनोमलस बिहेवियर से? सर ऐसा हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में तो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ी, और फिर ऊपर जब आइस जम गई हम्म तो फिर वॉल्यूम कम होता रहेगा। हम्म तो उसकी वजह से एक आइस की लेयर भी आ गई और फिर एक एयर की लेयर भी आ गई। नहीं नहीं, इतना नहीं। ये बताओ टेम्परेचर, देखो ऊपर -20 था, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ वाटर का पहले कुछ टेम्परेचर रहा होगा घटते घटते भी, बाहर तो -20 हो गया, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मान लो हमारा वॉल्यूम या डेंसिटी से बात करें, डेंसिटी के टर्म में बात करते हैं, हमारी यूजुअली जब गर्म हम किसी चीज को ठंडा करते हैं डेंसिटी बढ़ती है यूजुअली। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ऐसे होता है ना यूजुअली, यस सर। तो मान लो ये हो रहा होता, इस केस में भी ऐसे होता है कि नॉर्मल वो हो रहा होता आपका। तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर मान लो जैसे ही आपका यहाँ पे बाहर 0 हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला 0 से ज़्यादा होगा, तो 0 वाला कहाँ जाता फिर? भाई आपने टेम्परेचर बढ़ा के 0 कर दिया, ये मान लो वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर अभी, तो 0 वाला भारी हो गया ना पानी, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा नीचे, यस सर। 1 सिंक वाला कर जाएगा बॉटम पे। बॉटम पे चला जाएगा। फिर आपने कर दिया उसको -1, तो -1 वाला और भारी होगा, तो वो भी नीचे चला जाएगा। ये मान लो 0 है तो -1 वाला यहाँ चला जाएगा और सिंक करके फिर -2 वाला आएगा, मान लो फिर ये -2 हुआ बाहर का टेम्परेचर, तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, ये तो जम जाएगा, यानी -1 तो क्या है, जम गया, बर्फ बन गई यहाँ तो, है ना, यहाँ बर्फ बन जाएगी। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये सब केस होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि डेंसिटी मैक्सिमम 4 पे होती है, 0 पे तो होती नहीं मैक्सिमम, सॉरी, ये जो है हमने ग्राफ उल्टा बना दिया, ये डेंसिटी का नहीं है भाई, ये वॉल्यूम का है और ये डेंसिटी का है, उल्टा ग्राफ बना दिया। डेंसिटी हमारी जो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है, 0 पे नहीं होती। तो जो 0 वाला पानी होगा वो क्या होगा, वो ऊपर फ्लोट करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा तो फिर क्या होगा, बर्फ बननी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ऊपर फ्लोट करेगा तो बर्फ बननी शुरू हो जाएगी। अब बर्फ क्या होता है, बर्फ जो है इंसुलेटर होती है एक तरह की, बर्फ जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो बर्फ फिर क्या होगी कि बाकी हीट को अंदर ट्रांसफर इसके होने से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उन्हें धीरे धीरे ट्रांसफर होने देगी, एकदम से ट्रांसफर नहीं होने देगी। तो फिर आपकी क्या होगी, धीरे धीरे अंदर वाला पानी जमना शुरू होगा, ये वाला, ये फिर और बर्फ की जो आपकी थिकनेस और चौड़ी हो गई, अब ये और डिफिकल्टी से अंदर जाएगी, जो है
ये टेम्परेचर घटेगा आपका। जैसे जैसे बर्फ की थिकनेस बढ़ती जाएगी और अंदर जो है, अंदर बर्फ जमना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो बर्फ क्योंकि इंसुलेटर है ना, तो जितनी थिकनेस बढ़ती जाएगी उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये थिकनेस तो बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ते 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 फिर क्या होगा, तब तक उसका टाइम उसको फिर ज़्यादा लगने लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगने लगेगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, गर्मी का सीजन आ जाएगा। फिर गर्मी का सीजन आ जाएगा तब तक फिर बर्फ आपकी पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो सारा पानी जम नहीं पाएगा कभी भी, सारा पानी कभी भी जम नहीं पाएगा, केवल ऊपर का ही जमेगा। तो इसलिए में फायदा होता है कि जो हमारी डेंसिटी है 4 पे मैक्सिमम है, तो नीचे आपको जो 4 वाला पानी होगा नीचे होगा, 0 वाला उसके मुकाबले 0, 1, 2 वाले ऊपर होंगे। तो बर्फ जो है ऊपर जमेगी आपकी, और फिर बर्फ इंसुलेटर है तो नीचे से हीट को कंडक्ट नहीं करने देगी, तो फिर आगे आपकी लेयर डिफिकल्टी से बनेगी। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, तो ये ना आपके अभी आगे जाके आप देखोगे लास्ट में चैप्टर का जब लास्ट आएगा जब, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे कि बर्फ की थिकनेस जो है लेयर की बताओ, इतना टाइम में इतनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर कितना टाइम में हो जाएगी। तो वहाँ पे फिर आप ऐसे कुछ इक्वेशंस यूज़ करोगे, तो हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सपेंशन पे, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ये कह रहा है कि 2 रॉड हैं यूनिफॉर्म, 2 रॉड हैं ब्रास की ए और बी, इनकी लेंथ जो है L और 2L है, और इनका जो रेडियस है वो 2R और R है, 2R और R हैं। कोफिशिएंट ऑफ ये हैं ब्रास की हैं तो इनका अल्फा तो सेम होगा। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ A to B विल बी, ये कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन। टू इज टू वन। ओके, डेल्टा वी 1:4। 1:4। अभी देखने क्या आता है। ये हो जाएगा इनिशियल वी ए इंटू वॉल्यूमेट्रिक निकाल रहे हैं, तो इस कैन राइट 3 अल्फा या गामा, इसका मान लो गामा सेम ही होगा, गामा लिखना बेटर है वैसे तो गामा लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा टी। तो मेरे ख्याल से ये केवल इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा आपका। तो इनिशियल वॉल्यूम वी और वी का निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, 2r का स्क्वायर है तो 4r स्क्वायर इंटू एल, और ये हो जाएगा आपका वी भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 2l। मेरे ख्याल से 2:1 आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा आंसर आ रहा है 2:1। 2:1 यानी कि हाँ 2:1 इज द आंसर। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, अगली बार थोड़ा इसके अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना इसको, फिर अगली क्लास में हम लोग इसके अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, वहाँ करते हैं फिर। थैंक यू सर। तो कल टेस्ट में क्या? कल टेस्ट में क्या आएगा? कल का टेस्ट आपका पिछले क्लास में क्या हुआ था? हमारा पिछले क्लास में हमने वो करा था ना, कैपिलरी ट्यूब वगैरह, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड वाला आपका भी टेस्ट में आया नहीं आया?
सर अभी तक नहीं आया। नहीं। अभी तक नहीं आया? अच्छा, तो ठीक है, मेरे पे भी टेस्ट वैसे बनाने के लिए आया नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो टेस्ट क्यों नहीं भेजा मेरे पास बनाने के लिए। तो अगर टेस्ट होगा तो आपका मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और ये डालूंगा, क्या नाम बोलते हैं, ये एक्सपेंशन वाला जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ा बहुत, मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, सर ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। वेलकम।